हेलो फ्रेंड्स, आई कुलदीप वेलकम यू ऑल टू टुडेज MIT सेशन। तो आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीकली टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है द 50th ईयर ऑफ इमरजेंसी। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर अवेयर कि आज से ठीक 50 साल पहले द डेट वाज 25 जून 1975 जब इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया में इम्पोज करी थी नेशनल इमरजेंसी। नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम बट इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम कि किसी एक इंटरनल डिस्टर्बेंस के रीजन की वजह से आपने इमरजेंसी इम्पोज करी थी। और ये हम हमारे हिस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा डार्क चैप्टर मानते हैं। इसको डार्केस्ट आर बोला जाता है आपके इंडियन हिस्ट्री का, सिंपली बिकॉज यहां पे फॉर द फर्स्ट टाइम एक गलत रीजन की वजह से हमने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन का मिसयूज करा था। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं 1975 में जब इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी और जब उनके इलेक्शंस को यहां पे आपके हाई कोर्ट ने यहां पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया था। तो उन्होंने क्या करा, हमारे लॉज का मिसयूज करा और इमरजेंसी को इंपोज कर दिया। बट as has been the case with all the vibrant democracies, developed democracies, इंडिया भी इस चैप्टर से एक स्ट्रॉन्गर नेशन की तरह निकल के आया और हमने क्या करा, हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स को और भी बेटर करा। तो लेट्स लुक एट व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दैट टाइम। ओके, सो द डेट वॉज जून 25 1975 जब आपकी इंडिया के अंदर में नेशनल इमरजेंसी इंपोज करी गई थी। तो ये कोई पहला इंस्टेंस नहीं था नेशनल इमरजेंसी का, बट इससे पहले जो नेशनल इमरजेंसी इंपोज करी गई थी वो करी गई थी बिकॉज इंडिया वॉज एट वॉर। सो फॉर एग्जाम्पल आपका जो 1962 के अंदर में इंडो चाइना वॉर था, दैट वॉज द फर्स्ट इंस्टेंस जब हमने नेशनल इमरजेंसी इंपोज करी थी। बट इससे पहले जो इमरजेंसी इंपोज करी गई थी दोनों सिचुएशंस में वो एक्सटर्नल एग्रेशन या हमारा वॉर था इसलिए करी गई थी। बट यहां पे जब 1975 में ये आपका इंदिरा गांधी जी का इलेक्शन को इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा गया, उस वजह से जो इमरजेंसी करी गई दैट वाज ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो आज जून 25 1975 जो अभी रिसेंटली आपका गया है, उस दिन इसके 50th एनिवर्सरी करी गई। एंड आई यू आर ऑलरेडी अवेयर कि पिछले कुछ साल से जो आपका ये जून 25 है, इसको हम कमेमोरेट करते हैं, इसको हम रिमेंबर करते हैं एज संविधान हत्या दिवस। तो आपका जो ये पर्टिकुलर डे है 25 जून, इट इज नाउ कमेमोरेटेड एज संविधान हत्या दिवस। और ये एक इंपॉर्टेंट डे हो जाएगा आपके लिए, आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये वाला जो पर्टिकुलर आपका ईयर है ये 50th एनिवर्सरी है, तो इसलिए इमरजेंसी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है आपके इस बार के एग्जाम्स के लिए। ओके, अब इसका अगर हम बैकग्राउंड समझे तो बैकग्राउंड जो मैंने आपको ब्रीफ में बताया वो था कि यहां पे आपके 1971 के अंदर में आपके इलेक्शंस हुए थे, लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं। जैसे अभी आपके 24 में पिछले साल ही आपके इलेक्शंस हुए जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी जो पार्टी है बीजेपी वो मेजॉरिटी लेकर आई और उन्हें गवर्नमेंट फॉर्म करी। तो सिमिलरली 1971 में जो लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे उसमें इंदिरा गांधी जो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने अपना इलेक्शन कंटेस्ट करा था कहां से, रायबरेली से। तो बरेली जो है ये लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है यूपी के अंदर में, और इन्होंने यहां से अपना इलेक्शन कंटेस्ट करा था। अब इनके अपोजिट में जो इनके कैंडिडेट थे वो थे राजनारायण, उनका नाम था राजनारायण। और राजनारायण ने यहां पे एक एलिगेशन पुट अप करा कि इंदिरा गांधी जो है ये गवर्नमेंट के रिसोर्सेज का मिसयूज कर रहे हैं। तो आपको एक लॉ पता होना चाहिए जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, वो ये कहता है कि जो पर्टिकुलर कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शन के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं वो कोई भी इलीगल मींस नहीं करेंगे, या फिर अगर आप गवर्नमेंट के मेंबर हैं, आप गवर्नमेंट के अंदर में कोई ऑफिस होल्ड करते हैं तो आप गवर्नमेंट रिसोर्सेज का यूज नहीं करेंगे। अब चाहे आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे आप इंडिया के कोई कैबिनेट मिनिस्टर हो, अगर आप यहां पे कोई इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं तो आप गवर्नमेंट रिसोर्सेज का यूज नहीं कर पाएंगे। हाउएवर जब इंदिरा गांधी उस टाइम में प्राइम मिनिस्टर थी और 1971 के इलेक्शंस के लिए वो वहां पे कैंपेनिंग करने आए रायबरेली में, तो वो ओपनली गवर्नमेंट रिसोर्सेज का यूज कर रही थी। वो वहां पे आने के लिए गवर्नमेंट के हेलीकॉप्टर्स यूज कर रही थी, वहां पे ट्रैवल करने के लिए कार्स यूज कर रहे थे। गवर्नमेंट के जो पर्टिकुलर ऑफिसर्स थे, पुलिस ऑफिसर्स थे, वो ओपनली वहां पे हेल्प कर रहे थे उनकी इलेक्शंस के अंदर में। तो इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से जो राजनारायण थे, जो उस पर्टिकुलर इलेक्शन में उनके अपोजिशन में कैंडिडेट थे, उन्होंने जाके हाई कोर्ट के अंदर में पेटिशन फाइल
फाइल करी कि यहां पे जो इंदिरा गांधी हैं, इन्होंने अपने जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट रिसोर्सेज हैं इनको मिसयूज करा है। एंड बिकॉज अगर आप गवर्नमेंट रिसोर्सेज का मिसयूज करते हो तो वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का वायलेशन है, तो इनका जो इलेक्शन है वो वॉइड है, इनका जो इलेक्शन है वॉइड है। तो ये जो पर्टिकुलर पेटिशन है जून 12 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, तो आपका कोई भी इलेक्शन का मैटर होता है वो हाई कोर्ट में जाता है, तो जून 12 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या करा, इंदिरा गांधी को गिल्टी माना कि यस, इन्होंने अपने रिसोर्सेज का, गवर्नमेंट रिसोर्सेज का मिसयूज करा है, स्टेट रिसोर्सेज का मिसयूज करा है, और इनका जो इलेक्शन है वो इनका वॉइड है। यानी कि she is disqualified to be the minister in the cabinet, she is disqualified to be the prime minister of India, and she is disqualified not just for this particular year but for the next 6 years। तो अगर आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट सेक्शन 8 है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का ऐसे वायलेशन करते हो, कोई कैंडिडेट ऐसे वायलेट करता है, तो अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है बिकॉज ऑफ मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज, तो वो उसी टाइम में अपनी सीट को भी वेकेंट कर देता है, प्लस नेक्स्ट 6 इयर्स के लिए भी उनके ऊपर पे बैन लग जाता है टू कंटेस्ट इलेक्शन। तो यहां पे जो ये पर्टिकुलर जून 12 को इनका जो पर्टिकुलर इलेक्शन है इसको वॉइड डिक्लेयर करा गया और इनको अपनी सीट छोड़नी पड़ी। तो क्योंकि ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट था, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब इनके इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर करा, तो इंदिरा गांधी और उनकी टीम ने क्या करा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील करी। आई होप यू आर अवेयर कि हाई कोर्ट से कोई जजमेंट होता है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जाता है। तो जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर में इन्होंने अपील करी, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, आपका जून 24 1975 को कंडीशनल स्टे लगा दिया। इन्होंने कंडीशनल स्टे लगा दिया जजमेंट के ऊपर पे कि अभी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है जिसमें इनके इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर करा गया है, ये पर्टिकुलर जजमेंट जो है ये अभी कंडीशनली स्टे लगाया जाता है जब तक सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है, एंड तब तक वो एज अ पीएम कंटिन्यू कर सकते हैं। और यहीं पे सुप्रीम कोर्ट से गलती हो गई कि यहां पे सुप्रीम कोर्ट बिलीव्ड इन द गुडविल ऑफ इंदिरा गांधी एंड हर टीम, और यहां पे ही जो ये गलती करी जून 24 को स्टे करने की, इसी का ही नेक्स्ट डे इंदिरा गांधी ने, उनकी गवर्नमेंट ने इसका यहां पे मिसयूज करा, और उन्होंने क्या करा, द वेरी नेक्स्ट डे, क्योंकि वो अभी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी, तो उनके पास में इमरजेंसी डिक्लेयर कराने की भी पावर थी, और उन्होंने क्या करा, जून 25 1975 को यहां पे इमरजेंसी डिक्लेयर कराने का जो प्रपोजल है वो आगे प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड कर दिया। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अंडर कॉन्स्टिट्यूशन आपका एक इमरजेंसी का चैप्टर है पार्ट 18 में, जिसके अंदर में आर्टिकल 352 है, और आर्टिकल 352 के अंदर में जो आपकी इमरजेंसी डिक्लेरेशन की पावर है वो प्रेसिडेंट के पास में, बट जो आपका प्रेसिडेंट होता है इंडिया का, वो खुद से डिक्लेयर नहीं कर सकता है। उस प्रेसिडेंट को यहां पे क्या करना पड़ेगा, यहां पे प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस लेनी पड़ेगी। तो अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है कि हमें यहां पे नेशनल इमरजेंसी को इंपोज कर देना चाहिए, तो यहां पे जो प्रेसिडेंट होता है वो नेशनल इमरजेंसी इंपोज कर सकता है। तो यहां पर क्या हुआ, जून 25 1975 की नाइट को यहां पे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई अंडर आर्टिकल 352, बट फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज डिक्लेयर्ड साइटिंग रीजन ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, कि इंटरनल डिस्टर्बेंस की बेसिस पे, क्योंकि इंडिया के अंदर में कुछ अंदरूनी प्रॉब्लम्स हैं, इस बेसिस के ऊपर पे नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करा गया। तो यहां पे मैंने अटैच करा है कि उस दिन का जो द हिंदू, आप बहुत सारे द हिंदू पढ़ते होंगे, उस दिन का जो द हिंदू न्यूज़पेपर था उसकी हेडिंग ही यही थी, द प्रेसिडेंट प्रोक्लेम्स नेशनल इमरजेंसी, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया थ्रेटेन्ड बाय इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, प्रिवेंटिव अरेस्ट, प्रेस सेंसरशिप इंपोज। तो ये उस दिन का न्यूज़पेपर की आपकी हेडलाइंस है जो उस दिन पे आई थी। ओके, तो यहां पे जो प्रोक्लेमेशन था, इट वाज साइंड बाय प्रेसिडेंट हु वाज द प्रेसिडेंट एट दैट टाइम, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, इट वाज फखरुद्दीन अली अहमद। अब ये जो पर्टिकुलर नाम है ये सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि इमरजेंसी के टाइम में हु वाज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इट वाज फखरुद्दीन अली अहमद। और यहां पर क्या करा गया, यूजुअली अगर आपको इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है तो उस टाइम में भी कस्टम ये था कि जो पर्टिकुलर डिक्लेरेशन होगा उसमें आप जो कैबिनेट होगी उससे परमिशन लोगे, कैबिनेट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, ये यहां पे प्रेसिडेंट को यहां पे रेफर करेंगे। हाउएवर यहां पे कैबिनेट को बाईपास करके इंदिरा गांधी ने डायरेक्टली प्रेसिडेंट को लेटर लिखा, उनको ये पर्टिकुलर लेटर दिया, और उसके अंदर में प्रेसिडेंट ने बाईपास करते हुए कैबिनेट को यहां पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। और इस
इस बेसिस पे जस्ट ऑन द लेटर ऑफ इंदिरा गांधी, जस्ट ऑन द लेटर ऑफ प्राइम मिनिस्टर यहां पे इमरजेंसी इंपोज करी गई। और मैं इस पॉइंट पे बार बार क्यों आ रहा हूं, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर एक फ्लॉ दिखा कि यहां पे इमरजेंसी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने रिकमेंड कर दी है, इसको भी चेंज करने के लिए हमने कुछ चेंजेस करे थे। ओके, फाइनली यहां पे प्रेस सेंसरशिप इंपोज कर दी गई, अपोजिशन लीडर से उन सबको यहां पे अरेस्ट कर दिया गया, सुबह सुबह उनको अरेस्ट कर लिया गया। और इसके बाद इंदिरा गांधी ने क्या करा, जून 26 को जाके मॉर्निंग में ऑल इंडिया रेडियो आपका चलता था, उस टाइम ऑल इंडिया रेडियो पे गए और वहां पे जाके इन्होंने क्या करा, इमरजेंसी का अनाउंसमेंट कर दिया कि ठीक है भाई, आज जून 26 से अब आपकी इमरजेंसी इनिशिएट हो चुकी है। ओके, सो बिफोर वी गो इनटू कि इसके इंप्लीकेशंस क्या थे, हम एक बार टाइमलाइन भी देख लेते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर बहुत अच्छा टाइमलाइन मिला है जिससे आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप, डेट्स बाय डेट्स पता पड़ जाएगा। डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं, अपार्ट फ्रॉम दिस कि जून 25 को यहां पे इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई थी, उसके अलावा बाकी डेट्स हमारे काम की नहीं है, बट ये हमें एक आइडिया दे देगा कि उस टाइम टाइमलाइन के अंदर में क्या क्या हुआ था। तो सारी स्टोरी स्टार्ट होती है जून 12 को, तो ये हम पहले भी कर चुके हैं। जून 12 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या करा, यहां पे जो इलेक्शन है उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकते। 24 जून को, अ डे बिफोर इमरजेंसी वाज डिक्लेयर, उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, हाई कोर्ट के ऑर्डर को स्टे कर दिया और इंदिरा गांधी को एज अ प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू करने की परमिशन दे दी। 25 जून को क्या करा जाता है, 25 जून को इंदिरा गांधी यहां पे प्रोक्लेमेशन के लिए लेटर लिख देती हैं फखरुद्दीन अली अहमद को, और फखरुद्दीन अली अहमद जो इंदिरा गांधी का लेटर है उसको अप्रूव कर देते हैं और इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। इसके बाद 1 जुलाई को क्या होता है, जितनी भी सिविल लिबर्टीज होती हैं, फॉर एग्जांपल आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया, आपका फ्रीडम टू असेंबल हो गया कि आप मूव कर पा रहे हो, इन सब पे सस्पेंशन लगना स्टार्ट हो जाता है। 5 जुलाई को क्या करा जाता है, बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है इंक्लूडिंग द आरएसएस जो बीजेपी की मेन ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी बैन कर दिया जाता है। 24 जुलाई को लोकसभा के अंदर में आपकी वोटिंग करी जाती है। तो यू शुड नो दिस कि अगर यहां पे प्रेसिडेंट का प्रोक्लेमेशन होता है तो उसको आपको 2 महीने के अंदर में आपको यहां पे वोटिंग करानी होती है। तो ये 2 महीने का जो टाइम पीरियड, नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर में आपको यहां पे इसको पास कराना है, ये भी अब 1 महीना कर दिया गया है। बट उस टाइम में इन्होंने लोकसभा से आपका वोटिंग कराया गया और पूरी की पूरी लोकसभा उन्होंने क्या करा, उन्होंने इमरजेंसी के अंदर में फेवर कर दिया इसका कि भाई इमरजेंसी जो है वो वैलिड है, तो लोकसभा करा जाता है। 5 अगस्त को आपकी जो पर्टिकुलर लोकसभा है ये पर्टिकुलर बिल पास करती है जिसका नाम है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। पास क्या करती है, आपकी जो गवर्नमेंट इसको इंपोज कर देती है। अब ये जो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट है, ये जो आपकी गवर्नमेंट है, ये जो आपकी पुलिस है, इसको बहुत ही एक्सट्रीम पावर देता है, विच मींस कि यहां पे पुलिस जो है ये लोगों को प्रिवेंटिवली अरेस्ट कर सकती है, यानी कि सिर्फ अगर पुलिस को शक है कि भाई ये पर्टिकुलर पर्सन आगे क्राइम कर सकता है तो इस पर्टिकुलर शक के बेसिस पे भी आपको यहां पे अरेस्ट किया जा सकता है। 9 जनवरी को यहां पे गवर्नमेंट क्या करती है, हमारे जो 7 फ्रीडम्स हैं गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन उनको सस्पेंड कर देती है। तो यहां पे आर्टिकल 19 की बात हो रही है, तो आप आर्टिकल 19 को यहां पे रीड कर सकते हैं। आर्टिकल 19 को यहां पे सस्पेंड कर दिया जाता है। 4 फरवरी को लोकसभा के जो 5 साल हैं वो कंप्लीट होने वाले थे, 1971 का 76 में कंप्लीट होने वाले थे यहां पे। तो लोकसभा अपनी जो लाइफ है उसको 1 साल और एक्सटेंड कर देती है। अब आपको पता होगा कि जो लोकसभा होती है इसका टेन्योर 5 साल का होता है, 5 साल में फिर से इलेक्शन होता है, बिकॉज 1971 का जो आपकी इलेक्शन हुए थे उसकी जो टेन्योर है वो 76 में कंप्लीट होती। तो यहां पे अगर इमरजेंसी होती है तो लोकसभा अपनी लाइफ को 1 साल एक्सटेंड कर सकती है। और यहां पे 4 फरवरी को 1970 को क्या किया जाता है, लोकसभा का जो टेन्योर है वो 1 साल और बढ़ा दिया जाता है। और 21 मई को ये जो लोकसभा क्या करती है, ये 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करती है, 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करती है। और उसके अंदर में क्या करती है कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन है, ये जो इलेक्शंस हैं ये सब आपके आउटसाइड द कोर्ट जुरिडिक्शन होंगे। मतलब कि अगर प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन को लेकर अगर कोई क्वेश्चन होगा तो उसको कोई भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कर सकता है। ओके, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम यहां पे एक परमानेंट गवर्नमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और परमानेंट गवर्नमेंट क्या होती है, इट्स अ डिक्टेटरशिप। तो कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप बनाने की कोशिश करी जा रही है।
उसके बाद 18 जैन आता है, जब मे बी कुछ गुड सेंस प्रिवेल होती है और उसमें क्या किया जाता है, 18 जैन को लोकसभा इलेक्शंस अनाउंस कर दिए जाते हैं। तो एक बार का लग रहा था कि शायद अब हमेशा जो इंदिरा गांधी वो लाइफ टाइम प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगी, बट 77 के अंदर में यहां पे लोकसभा के इलेक्शंस अनाउंस करे जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये हमारी इंडिया की जो डेमोक्रेसी के रूट्स हैं वो कितने डीप हैं कि जो पब्लिक है वो कभी भी इस टाइप की गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं करती, शायद ही गवर्नमेंट को भी रिलेशन हुआ था। और यहां पे 77 में लोकसभा इलेक्शंस अनाउंस करे जाते हैं। जनता पार्टी जो अपोजिशन लीडर्स हैं वो मिलके जनता पार्टी, इट्स नॉट भारतीय जनता पार्टी, जनता पार्टी अलग पार्टी थी, 1977 के इलेक्शंस में जनता पार्टी बनाई जाती है और 16 मार्च को इलेक्शन आपके स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद 21 मार्च को जो इमरजेंसी है उसको विड्रॉ कर लिया जाता है। तो प्रेसिडेंट नॉर्मली इस इलेक्शन नॉर्मली जो प्रेसिडेंट होता है वो बिना किसी प्रोसीजर के इस सिंपली इलेक्शन को आपके इमरजेंसी को विड्रॉ कर सकता है। तो 21 मार्च को इमरजेंसी विड्रॉ कर दी जाती है और 22 मार्च को यहां पे इलेक्शन का रिजल्ट आता है, जिसमें जो ये जनता पार्टी बनाई थी अपोजिशन लीडर्स ने मिलके, ये पार्टी मेजॉरिटी गेन करती है। तो यहां पे क्या है, आपका पूरा टाइमलाइन जो है वो एक साथ हमने कर लिया है। अब यहां से इमरजेंसी में क्या हुआ और इमरजेंसी के बाद क्या हुआ, ये हम नेक्स्ट स्लाइड्स में गो थ्रू करेंगे। ओके, तो सबसे पहले कि आपकी जो इमरजेंसी होती है उसको लेके आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन कौन से हैं। तो हमेशा याद रखना, आपके जीके के लिए भी, आपके लीगल पेपर के लिए भी, उसके लिए दोनों के लिए पर्टिकुलर पॉइंट जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये आता है कि अगर मुझे इमरजेंसी इंपोज करनी है तो मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप की इमरजेंसी है। पहला है आर्टिकल 352 के अंदर में नेशनल इमरजेंसी, सेकंड है 356 के अंदर में स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जो स्टेट लेवल पे लगती है, और थर्ड है फाइनेंशियल इमरजेंसी जो आर्टिकल 360 में लगती है। और ये जो पर्टिकुलर फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ये पर्टिकुलर इमरजेंसी आपकी, अगर मेरा क्रेडिट का कोई इशू है इंडिया का कि हम हमारा जो लोन है उसको पे नहीं कर पा रहे, तो उस सिचुएशन में लगती है। आज तक आपकी जो फाइनेंशियल इमरजेंसी वो आज तक नहीं लगी है, बट स्टेट इमरजेंसी कई बार लग चुकी है। और आपसे ही सवाल पूछ लेता हूं मैं ये वाला कि कौन सी स्टेट है जिसके अंदर में आज तक सबसे ज्यादा स्टेट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगी है। अभी रिसेंटली कई स्टेट्स के अंदर में लगी हुई थी, तो अभी भी एक स्टेट में लगी हुई भी है आपकी, तो वो स्टेट कौन सी ये भी बता सकते हैं आप। इसके अलावा आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी आपकी टोटल 3 टाइम लगी है। थर्ड टाइम जो आपकी लगी थी इट वॉज ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर इंटरनल डिस्टर्बेंस ओनली। इससे पहले 62 वॉर में और 71 वॉर के अंदर में हमने नेशनल इमरजेंसी लगाई हुई है। ओके, तो एनीवे, तो आपकी जो आर्टिकल 352 है जिसमें नेशनल इमरजेंसी लगती है, उसके अंदर में आपके 3 ग्राउंड्स बताए हुए हैं जिन ग्राउंड्स पे आप लगा सकते हो, जिसमें से आपका एक ग्राउंड था आपका आर्म्ड रिबेलियन। ओके, तो उसमें से एक ग्राउंड था आपका आर्म्ड रिबेलियन। और इस आर्टिकल 352 में आपके जो ग्राउंड्स दिए हुए हैं वो है वॉर है, एक्सटर्नल एग्रेशन है, और आपका एक था इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब यहां पे जो आपकी इमरजेंसी लगाई गई थी इट वाज ऑन ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब इंटरनल डिस्टर्बेंस का प्रॉब्लम यह है कि ये बहुत ही ब्रॉड टर्म है और इसको डिफाइन करना, इस इंटरनल डिस्टर्बेंस को डिफाइन करने के हमारे कई तरीके हो सकते हैं, तो इसलिए इसका मिसयूज इजी है। तो यहां पे एक चेंज जो हमने कर दिया है उसको भी हम करेंगे क्या चेंज करा है, बट जो चेंज कर दिया है उससे अब हमारे जो इमरजेंसी है उसको लगाने की जो 3 ग्राउंड्स हैं वो कौन से हैं, तो वो 3 ग्राउंड्स हो जाएंगे वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन। तो यहां पे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं, कोई सिंपल डिस्टर्बेंस नहीं, अगर कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आर्म्स लेकर वेपन्स को यूज करते हुए रिबेल कर रहा है तो उस बेसिस पे आपकी नेशनल इमरजेंसी इंपोज होती है। ओके, अब यहां पे 38 अमेंडमेंट 1975 में इमरजेंसी के टाइम में करा था, जिसमें हमने क्या करा था कि हमने कहा कि जो इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन है जैसे इंदिरा गांधी ने करी, दिस इज इम्यून टू जुडिशियल रिव्यू, विच मींस कि इसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो कि ये प्रोक्लेमेशन गलत है। तो 38 अमेंडमेंट के थ्रू ये करने की कोशिश करी गई थी। हाउएवर जब इमरजेंसी एंड हुई हमने करा 44th अमेंडमेंट, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, और उसके अंदर में हमने क्या करा, 38 अमेंडमेंट का ये जो प्रोविजन है इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन आर फ्री फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, इसको हमने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, इसको हमने रिपील कर दिया। उसके अलावा हमने एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या करी कि ये जो आर्म्ड रिबेलियन है, ये इंटरनल डिस्टर्बेंस है, इसको रिप्लेस करके हमने कर दिया आर्म्ड रिबेलियन। तो यहां पे हमने 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को रिमूव कर दिया और यहां पे जो ये ग्राउंड था इंटरनल डिस्टर्बेंस का, इसको रिमूव करके क्या कर दिया, आर्म्ड रिबेलियन कर दिया।
इसके अलावा और क्या चेंजेस करें हमने, तो ये जो चेंजेस आपको दिख रहे हैं ये आपके 44th अमेंडमेंट के। तो पहला चेंज हमने ये करा कि इमरजेंसी जो है ये पार्लियामेंट अप्रूव करेगी, लोकसभा और राज्यसभा अप्रूव करेंगे, दोनों अलग अलग बैठ के करेंगे, साथ बैठ के नहीं करेंगे, और ये अप्रूवल 2 महीने में नहीं 1 महीने के अंदर में करना है। ओके, तो पहली चीज हमने एक और क्या चेंज करी इसमें 44th अमेंडमेंट से कि इमरजेंसी जो है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों अलग बैठ के अप्रूव करेंगी और 1 महीने के अंदर में करेंगी, 2 महीने में नहीं कर सकती हैं, ये जरूरी है। और ये स्पेशल मेजोरिटी से करेंगे। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब है कि सिर्फ 50% से काम नहीं चलेगा, 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट जो है उनकी वोटिंग होनी चाहिए और एटलीस्ट जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका 50% होना चाहिए, तो आपकी इमरजेंसी जो है वो अप्रूव करी जा सकती है। अब यहां पे आपकी जो इमरजेंसी है इसको आप एक्सटेंड तो कर सकते हो, बट ये सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स के लिए करी जा सकती है, तो आपको हर 6 मंथ्स में रिन्यूअल करना पड़ेगा इसका। ओके, तो 1 साल आपने कर लिया और फिर आपको हर 6 मंथ्स के अंदर में इसको करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, ये रिवोक करी जा सकती है बाय द प्रेसिडेंट विदाउट पार्लियामेंट अप्रूवल। तो यहां पे अगर प्रेसिडेंट इसको रिमूव करना चाहे तो रिवोक कर सकता है, बट इसमें पार्लियामेंट का अप्रूवल जो है वो रिक्वायर्ड नहीं कि पार्लियामेंट अप्रूव करेगी तभी, प्रेसिडेंट चाहे तो पहले भी कर सकता है। अगर यहां पे लोकसभा को लगता है कि इमरजेंसी को पहले रिमूव करना है तो गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत नहीं है, तो लोकसभा जो है अगर उसके 1/10 मेंबर एग्री करें तो वो भी रेजोल्यूशन पास करके इसको डिसअप्रूव कर सकते हैं। तो मान लो कि अगर आपके आज प्रेसिडेंट जो है द्रौपदी मुर्मू ये इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं और पार्लियामेंट को लगता है कि ये इमरजेंसी गलत डिक्लेयर करी गई है, तो पार्लियामेंट जो है यहां पे क्या कर सकता है, 1/10 मेंबर्स अगर साइन करके लोकसभा स्पीकर को दें तो स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा और इमरजेंसी को यहां पे डिसअप्रूव कर दिया जाएगा। ओके, लेकिन जब इमरजेंसी लगती है तो उससे क्या क्या फर्क पड़ता है, इंपैक्ट क्या होता है फंडामेंटल राइट्स पे। तो सबसे पहला तो इंपैक्ट ये होता है कि आर्टिकल 19 के अंदर में जो आपके फ्रीडम दिए हुए हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, असेंबली का है, एसोसिएशन का है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड प्रोफेशन का है, ये सारे जो राइट्स हैं ये आपके सस्पेंड हो जाते हैं। सस्पेंशन का मतलब ये है कि ये खत्म नहीं हुए, एक्सटिंग्विश नहीं हुए, ये अभी इन्फोर्स नहीं हो पाएंगे। तो फॉर एग्जांपल कि आपके बोलना चाहो तो बोल तो सकते हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है, बट यहां पे अगर उसको रोकना चाहे तो रोका जा सकता है। ठीक है, तो सस्पेंड करा जा रहा है बट ड्यू टू वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। तो अगर इंटरनल या आर्म्ड रिबेलियन की वजह से है तो आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होता ऑटोमेटिकली, अगर वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन है तो ही होता है। अगर मुझे आर्म्ड रिबेलियन के बेसिस पे करना है, पहले इंटरनल डिस्पेंस था, आर्म्ड रिबेलियन है, तो उसके लिए मुझे अलग से एक प्रेसिडेंट का ऑर्डर लिखवाना पड़ेगा। इसके अलावा आर्टिकल 359 क्या कहता है, आर्टिकल 359 कहता है कि प्रेसिडेंट जो है वो बाकी फंडामेंटल राइट्स के सस्पेंशन को, इन्फोर्समेंट को भी सस्पेंड कर सकता है। फॉर एग्जांपल कि लेट्स से कि आपका आर्टिकल 25 राइट टू रिलीजन है वो वायलेट हुआ, आपको कहीं पे टेंपल में जाके पूजा करनी थी, आपको एंट्री नहीं दी गई। अब आपको एंट्री नहीं दी गई तो आपका राइट टू रिलीजन वायलेट हो गया। तो यहां पे जो आपका ये राइट अगर इमरजेंसी चल रही है तो ये इन्फोर्स कराना सस्पेंड है। मतलब कि आपके पास में रेमेडी तो होगी बट अभी आप कोर्ट नहीं जा सकते। आप कोर्ट कब जा सकते हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं जब इमरजेंसी खत्म हो जाए। तो जब इमरजेंसी खत्म हो जाएगी तब आप जा सकते हैं। However, इसका एक एक्सेप्शन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और वो पॉइंट ये है कि अगर आपका यहां पे इमरजेंसी चल रही है तो भी आर्टिकल 20 और 21, तो आर्टिकल 20 क्या है, तो आपको कुछ प्रोटेक्शन दिए हुए हैं कन्विक्शन के लिए। फॉर एग्जांपल कि आपके साथ डबल जेपर्डी नहीं हो सकती है, आपको फोर्स नहीं किया जा सकता, और आर्टिकल 21 है आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो यहां पे आपकी जो लाइफ का फंडामेंटल राइट है, आपकी पर्सनल लिबर्टी का जो फंडामेंटल राइट है, ये भी आपके वायलेट नहीं हो सकते हैं। ये भी आप अगर वायलेट हो रहे हैं तो आप कोर्ट को अप्रोच इनके लिए कर सकते हो। ओके, और यहां पे थर्ड पॉइंट, डू नॉट थिंक कि नेशनल इमरजेंसी है 352 के अंदर में तो पूरे इंडिया की टेरिटरी पे लगेगी। अगर मैं चाहूं कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में नेशनल इमरजेंसी लगे तो मैं वहां भी लगा सकता हूं। अगर मैं चाहूं इन अ ग्रुप ऑफ स्टेट लगानी है तो मैं वहां भी लगा सकता हूं। तो ये जो सस्पेंशन है या जो इमरजेंसी है ये सिर्फ और सिर्फ या तो पूरे इंडिया में भी लगाई जा सकती है, पार्ट ऑफ इंडिया में भी लगाई जा सकती है। इसके बाद बाकी के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर पे क्या फर्क पड़ता है, तो अगर हम देखें सेंटर और स्टेट के रिलेशंस में क्या हो जाता है, तो अगर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड है 352 में तो उसका सेंटर स्टेट्स पे क्या होता है। तो आप ऐसे समझिए, स्टेट जो होती हैं, आपकी स्टेट गवर्नमेंट जो होती है ये अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट आ जाती हैं। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ पे स्टेट्स को क्या करना है, कैसे करना है, वो सब यहाँ पे बता सकती है और स्टेट यहाँ पे बाउंड हो जाएगी। दूसरा क्या होता है, पार्लियामेंट जो है वो स्टेट सब्जेक्ट्स के ऊपर पे, स्टेट लिस्ट के ऊपर पे, शेड्यूल
7 में जो लिस्ट है उसके ऊपर पे अपने अपने लॉज है वो बना सकता है। थर्ड इज प्रेसिडेंट जो है वो फाइनेंशियल अरेंजमेंट को मॉडिफाई कर सकता है। तो ये क्या है, तो जैसे फाइनेंस कमीशन होता है जो बताता है कि सेंट्रल स्टेट में टैक्स कैसे डिवाइड होगा, तो प्रेसिडेंट यहां पे चाहे तो कैसे फाइनेंशियल अरेंजमेंट होगा, क्योंकि हो सकता है कि सेंटर को वॉर चल रहा है और सेंटर को यहां पैसे की जरूरत हो डिफेंस के लिए, तो यहां पे जो स्टेट के पास जो पैसा जा रहा है उसको यहां पे सेंटर की तरफ में भी मूव करा जा सकता है। लेजिस्लेचर के साथ क्या होता है कि आपकी जो पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर, इनके साथ क्या होता है, तो पार्लियामेंट जो है वो लोकसभा और स्टेट असेंबली के टेन्योर है, इनको 1 ईयर एट अ टाइम एक्सटेंड कर सकती है, बट 6 महीने से ज्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकता इमरजेंसी। तो मान लो कि मैंने अगर आज इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी 2025 के जुलाई के अंदर में, तो मैंने अगर उसको अगस्त में एक्सटेंड करा दिया 1 साल के लिए, तो अगस्त 2027 चलेगी। मान लो मैंने उसे और एक्सटेंड करा, बट अक्टूबर में इमरजेंसी एंड हो गई है, अक्टूबर 2026 में इमरजेंसी एंड हो गई। तो अगर अक्टूबर 26 में एंड हो गई है, तो जो पार्लियामेंट है, मान लो पार्लियामेंट के 5 साल कंप्लीट हो गए थे, पार्लियामेंट का 6th ईयर चल रहा था, तो पार्लियामेंट जो है वो 6 महीने से और एक्सटेंड नहीं हो सकती है। अक्टूबर 2026 से लेकर 6 मंथ्स आप काउंट कर लीजिए, आपका अप्रैल तक मुझे इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे, उसके बाद में पार्लियामेंट की जो लाइफ है वो एक्सटेंड नहीं करी जा सकती। व्हाट अबाउट जुडिशरी? जुडिशरी का क्या होता है? तो वैसे तो जुडिशरी पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, ओनली थिंग इज जुडिशरी जो है उसमें आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंडेड है, तो आप उसके लिए रिट पिटीशन जो होती है वो फाइल नहीं करते हो, अदरवाइज आर्टिकल 20 और 21 के लिए फाइल कर सकते हो, और बाकी का जो जुडिशरी है वो स्मूथली परफॉर्म करता रहता है। ओके, तो ये जुडिशरी हो जाएगा। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि जो आपकी 75 के अंदर में इमरजेंसी हुई थी उसमें किस तरीके से लॉस का मिसयूज करा गया था। तो यहां पे बताया हुआ है करीब 1 लाख लोग थे जिनको यहां पे आपका डिटेन किया गया था, यानी कि इन लोगों को अरेस्ट नहीं किया गया था, इन लोगों ने कोई क्राइम नहीं कमिट करा था, इनको जेल में पुट कर दिया गया था, बिकॉज उस टाइम में बहुत ही स्ट्रिंजेंट लॉस बनाए हुए थे, बड़े बड़े अपोजिशन लीडर जो हैं उनको वहां पे किया गया था। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि इसका एक आउटकम क्या था कि पहले जो बहुत सारी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज थी जो एक दूसरे से लड़ाई करती रहती थी, बट बिकॉज अभी कांग्रेस के अलावा सारे जो लीडर्स थे अलग अलग पार्टीज के, उनको 1 साल से जेल में साथ में रख रखा था, तो क्या हुआ, उनकी भी क्या बातचीत स्टार्ट हो गई और वो सब क्या इकट्ठा हो गए। तो यहां पे इन लॉज को मिसयूज करने का फायदा ये हुआ कि आपकी जो अपोजिशन थी वो बहुत स्ट्रांग हो गई, बिकॉज सारे लीडर्स जो थे वो एक ही जेल में थे, तो सब जो लीडर्स थे एक दूसरे से बात कर रहे थे, तो उनको भी समझ में आया कि हम दोनों में इतनी भी, हम सारी पार्टीज में इतनी भी कोई डिसिमिलैरिटीज नहीं है, हम भी एक कॉमन प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। ओके, तो यहां पे जो ये मीसा है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, और एक और था कॉफी पोसा। तो फॉरेन एक्सचेंज जो था वो पहले रेगुलेट नहीं होता था, कॉफी पोसा जो पहला ऐसा एक्ट था जिसके अंदर में बाहर से जो पैसा आ रहा उसको रेगुलेट करना मैंने स्टार्ट किया था, और उसके बाद मैं इसके बाद क्या लेकर आया था, फेरा भी लेकर आया था। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ओके, तो मीसा जो है ये इनडेफिनिट डिटेंशन अलाउ करता था विदाउट डिस्क्लोजर ऑफ रीजन, कि अगर मीसा में मैंने किसी को यहां पे डिटेन करा, उसको मैंने पकड़ा है, तो उसके लिए मुझे रीजन भी नहीं देने की जरूरत है और मैं उसको इनडेफिनिटली डिटेन कर सकता हूं। अब ये लॉ बुक में एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, 39th अमेंडमेंट जो मैंने आपको अभी बताया था, 39th अमेंडमेंट लाके क्या करा गया, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर जो हैं, इनके जो इलेक्शंस हैं ये बियॉन्ड कोर्ट स्क्रूटनी होंगे, इनके बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं होगा। और एक रीजन जो बहुत सारे आपके कमेंटेटर्स देते हैं कि क्यों इलेक्शन के बाद या क्यों इस पर्टिकुलर इमरजेंसी के बाद जो गवर्नमेंट है वो आपकी यहाँ पे इतनी ज्यादा यहाँ पे मतलब उसको इतना ज्यादा लॉस क्यों हुआ था अगले इलेक्शन के अंदर में, वन ऑफ द रीजन वाज कि यहाँ पे फोर्स स्टरलाइजेशन, मतलब कि बेसिकली नसबंदी जो हिंदी में कहते हैं, लोगों की यहाँ पे फोर्स स्टरलाइज करा जा रहा था, क्योंकि उस टाइम में दे बिलीव कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत आई है और बहुत सारी जो पॉवर्टी का और इन सब का सॉल्यूशन क्या है कि हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करनी पड़ेगी, तो फोर्स स्टरलाइजेशन करा जा रहा था और स्लम्स को डिमोलिश करा जा रहा था। उससे बहुत सारी जो पॉपुलेशन थी वो नाखुश थी, और इस वजह से भी अगले जो इलेक्शन हुए उसमें इंदिरा गांधी की जो गवर्नमेंट है या जो कांग्रेस गवर्नमेंट है उनको हारना पड़ा, और फिर फॉर द फर्स्ट टाइम आपकी एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी। इसके अलावा प्रेस सेंसरशिप, सिविल लिबर्टीज भी करी गई, आर्टिकल 19(1) सस्पेंड कर दिया गया था। न्यूज़पेपर को यहाँ पे क्लियरेंस चाहिए थी कि भाई आप पहले गवर्नमेंट को पेपर भेजेंगे, वो क्लियर करेगा तो उसके बाद में आप पब्लिश कर पाओगे। बहुत सारे जो न्यूज़पेपर अगेंस्ट में जा रहे थे गवर्नमेंट के, उनकी इलेक्ट्रिसिटी को कट ऑफ कर दिया था कि भाई आज न्यूज़पेपर ही पब्लिश ना हो। इस सब के बारे में बहुत सारे जर्नलिस्ट जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहे थे उनको जेल कर दिया गया था। इंडियन एक्सप्रेस ने प्रोटेस्ट किया था बाय प्रोटेस्टिंग ब्लैंक एडिटोरियल्स। तो इंडियन एक्सप्रेस अगर आप पढ़ते हैं तो इट्स अ वेरी फेमस न्यूज़पेपर
न्यूज़पेपर और इसने एक स्टैंड लिया था अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो ये क्या करता था कि जो एडिटोरियल पेज होता है जो हम पढ़ने की आपको बोलते हैं, उस टाइम उस इमरजेंसी के पीरियड में जो इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल पेज होता था उस पर कुछ भी नहीं आता, तो ब्लैंक आता था। तो इट वाज अ वे ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द लिमिटेशंस पुट अप ऑन द प्रेस सेंसरशिप। ओके, फिर इसके बाद आपकी 42nd अमेंडमेंट 76 में किया गया था। इसको हम और क्या कहते हैं, आप बता सकते हैं क्या मुझे कमेंट बॉक्स में कि इसका और क्या नाम है? इसको डैश कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर में हमने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में अमेंडमेंट्स करे थे। ओके, तो यहां पे आपने क्या करा, 42nd अमेंडमेंट से हमने सेंटर को थोड़ा और पावरफुल करने की कोशिश करी थी। बहुत सारे आइटम जो स्टेट लिस्ट में थे उनको कॉन्करेंट लिस्ट में मूव करा गया था। जुडिशरी का जो राइट था इसको हमने यहां पर रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करी थी। पार्लियामेंट को अनफेटर्ड पावर दी गई कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा अमेंड कर सकते हो, और कुछ यहां पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल को अगर इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट किया जा सकता है। तो ये कुछ चेंजेस करे गए थे और इसके अलावा बहुत सारे चेंजेस थे, बट इलेक्शन या इमरजेंसी रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस थे। हाउएवर ये जो पर्टिकुलर प्रोविजंस थे आपके 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, इन सबको हमने यहां पे रिमूव कर दिया था। ओके, फाइनली अगर रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी पे आए तो हमने ये टाइमलाइन में देख लिया था कि मार्च ऑफ 1977 को आपकी इमरजेंसी को लिफ्ट कर दी गई थी और इलेक्शंस आपके इमरजेंसी के टाइम हुए थे। लेकिन उस इलेक्शंस में क्या हुआ था कि आपकी कांग्रेस नहीं, आपकी जो पर्टिकुलर जनता पार्टी उसको मेजॉरिटी मिलती है और फॉर द फर्स्ट टाइम एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट अंडर मोरारजी देसाई ये आपकी आके यहां पे ओथ लेती है। तो मोरारजी देसाई बिकम्स द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। और फिर हम 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं, तो जनता पार्टी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करती है 1978 के अंदर में, और उसके अंदर में जो हमने इमरजेंसी के टाइम में बहुत सारे लॉज में चेंजेस करा था उनमें से बहुत सारे चेंजेस को वहां पे वो डिसकंटिन्यू कर देती है। जैसे कि अगर इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई है तो उसका जो प्रोक्लेमेशन है उसको जुडिशियली रिव्यू करा जा सकता है, ये रिस्टोर करा गया था। इमरजेंसी का जो अप्रूवल है वो सिंपल मेजॉरिटी से नहीं होगा, वो आपकी स्पेशल मेजॉरिटी से होगा, तभी वो अप्रूव हो सकती है, ये चीज करा गया था। और यहां पे इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड को चेंज कर दिया गया इनटू आर्म्ड रिबेलियन। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट से जो करे गए। ओके, तो ये चेंजेस थे। तो हम यहां पे क्या क्या लेसन सीख सकते हैं इमरजेंसी से, तो ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं किसी भी डेमोक्रेसी के लिए वैलिड होंगे लेसन। जैसे कि एक लेसन ये है कि अगर आपके इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग नहीं है तो आपकी जो डेमोक्रेसी है उसको सबवर्ट करा जा सकता है इफ कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स आर हॉलोड फ्रॉम विद इन। कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स को प्रॉपरली आपने नहीं ड्राफ्ट करा है तो ये डेमोक्रेसी को अगेंस्ट में जा सकता है। इसके अलावा आपकी एक जुडिशरी जो इंडिपेंडेंट है, प्रेस जो फ्री है और सिविल सोसाइटी जो वाइब्रेंट है वो बहुत क्रिटिकल है अगर मैं डेमोक्रेसी को मेंटेन करना चाहता हूं। और पोस्ट इमरजेंसी जो जुडिशियल रिफॉर्म हुए हैं, पॉपुलर मूवमेंट्स हुए हैं, उन्होंने वापस से डेमोक्रेटिक बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए कोशिश करी है। तो जैसे हमने ये 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करा, उसके अलावा जो जुडिशरी के अंदर में रिफॉर्म्स हुए हैं, दे हैव गॉन अ लॉन्ग वे अहेड या लॉन्ग वे फॉरवर्ड, तो जिन्होंने हमारे डेमोक्रेटिक बैलेंस को रिस्टोर करा है। और एक यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आया कि एक सिटीजनरी जो विजिलेंट है, जो हमेशा गवर्नमेंट का ध्यान रखती है, उसके जो एक्शंस उस पर हमेशा ध्यान रखती है, वो कभी भी वो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को सेफगार्ड करने में सक्सेसफुल होती है। अगर सिटीजनरी विजिलेंट नहीं होकर वो ध्यान न रखे गवर्नमेंट पे, तो यहां पे कोई भी पर्सन जो है वो इसको मिसयूज कर सकता है। तो ये कुछ इमरजेंसी के आपके की लेसन्स हो सकते हैं। और यहां पे एक थॉमस जेफरसन के कोट से एंड करेंगे, विच इज कि इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ डेमोक्रेसी। कि अगर आप यहां पे डेमोक्रेसी को मेंटेन करना चाहते हो तो उसकी एक प्राइस पे करनी पड़ती है, और वो प्राइस है कि आपको हमेशा विजिलेंट रहना पड़ता है अगेंस्ट द गवर्नमेंट। आप ये मत समझिए कि आपने गवर्नमेंट को एक बार इलेक्ट कर लिया तो अब गवर्नमेंट क्योंकि आपने इलेक्ट करी है तो वो हमेशा आपके बारे में सोचेगी। आपको वाइल द गवर्नमेंट इज इन पावर उस टाइम में भी ध्यान रखना है कि क्या ये एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही। अगर आपका आंसर नो है तो यू हैव टू मेक श्योर कि नेक्स्ट इलेक्शन में आप इनको रिमूव कर पाओ। यू हैव टू मेक श्योर कि अगर यहां पे आपको प्रोटेस्ट करने की रिक्वायरमेंट हो आप प्रोटेस्ट करो। यू हैव टू मेक श्योर कि अगर इसमें आपको जुडिशरी की हेल्प लेने की जरूरत है तो आप जुडिशरी को जाके अप्रोच करें कि ये जो पर्टिकुलर एक्शन गवर्नमेंट कर रही है ये गलत है और आपकी इंडियन डेमोक्रेसी में ऐसे एक्शन अलाउ नहीं होने चाहिए। ओके, तो यहां पे इस कोड के साथ हम इस MIT सेशन को एंड करेंगे। मैंने आपसे कुछ एक दो सवाल भी पूछे थे, जैसे 42nd अमेंडमेंट को हम और क्या कहते हैं। इस टाइप के सवाल के आंसर अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। इनके अलावा आपका अगर कोई स्पेसिफिक इमरजेंसी का क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम उनका आंसर वहां पे भी देंगे। ओके, सो विद दिस मैसेज लेट्स एंड टुडे सेशन। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।